हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का द रेन ऑन द रूफ द नेक्स्ट पोएम वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास फ्रॉम क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी. ओके, so Rain on the Roof is by Kurt Skinny, and Kurt Skinny is an American poet. Lifespan is 1826 to 1904. So this poem is about the memory of poet. Poet इस पोएम में अपनी कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं रेनिंग के समय में, और रेन को इस तरह से बताया गया है कि एक हीलिंग पावर ऑफ नेचर. इसी तरह रेन भी है जो उनकी मेमोरीज़ को हील कर देती है. मेमोरी होती हैं तो जब उनको याद आती है तो जो पेन होता है उसको भी रेन जो है हील कर रही है इन द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ दिस पोएम इफ़ वी सी हियर. ओके स्टूडेंट्स, सो हम देखेंगे यहाँ पर इस पोएम का राइमिंग स्कीम, poetic device, figure of speech, about the poet, and meaning explanation, and then understood explanation also. तो इन आपके इस पोएम में स्टूडेंट्स देख लेंगे 3 स्टैंजा है टोटल, एंड ईच स्टैंजा है 8 लाइन. ठीक है, टोटल 24 लाइन्स हैं इस पोएम में, रेन ऑन द रूफ. टाइटल की बात कर लेंगे. टाइटल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपने बिना टाइटल की मूवी तो आज तक कभी देखी नहीं होगी. बिल्कुल सेम बात यहीं पर होती है, और उस टाइटल में उस मूवी का काफ़ी कुछ सार छुपा होता है ना. इसी तरह लिटरेचर के कंटेंट का भी ये टाइटल का एक रोल होता है. तो रेन ऑन द रूफ, रेन और रूफ पर, जैसे कि छत पर बारिश, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं. लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है पोइट पर, उनकी फीलिंग्स पर, उनके इमोशंस पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. तो देख लेंगे. फर्स्ट मैं आप लोगों को कोर्ट स्किनी जी के बारे में बता दूं. ये जो हमारे पोइट हैं इस लेसन के, इस पोएम के, इनका जो लाइफ स्पैन है 1826 बॉर्न है एंड 1904 डेथ है. अमेरिकन पोइट है, इंपॉर्टेंट राइटर हैं, प्ले राइट हैं. ओके, कोर्ट स्किनी, और इन्होंने ये पोएम लिखी है. टोटल इनके 3 वर्क्स ही आए हैं, तो एक तरह से ये अमेरिकन पोइट हैं आपके, ये याद रख लेना. चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम का मीनिंग. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इज स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ soft rain on the roof? Okay, such kind of question asked to student, this is also called before you read content. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dream of while listening to the rain. तो बता रहे हैं कि जब कि जिस तरह से आसमान पूरा काले घने बादलों से भर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, क्या आपने कभी वो पैटर साउंड सुना है सॉफ्ट बारिश का अपनी छत पर? एंड व्हाट थॉट्स, आपके माइंड में कौन से थॉट, कौन से विचार फ्लैश होने लगते हैं जब आप ये साउंड सुनते हैं नेचर का? ओके, मेलोडियस साउंड, अच्छा सा साउंड सुनते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट. चलिए हम पढ़ते हैं इस पोएम को एंड देखते हैं कि व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. बिट्टू, okay, so let's start the first stanza. Okay, each stanza has 8 line. एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं. ओके, सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So स्टूडेंट, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते चलना है हमको, क्योंकि एक एक वर्ड से ही सारा मीनिंग हमको उसमें क्लियर होता है. एक वर्ड भी छूट जाता है तो हमारा मीनिंग भी वही छूट जाता है कहीं ना कहीं, और अधूरा सा रह जाता है कंटेंट. चलिए, तो ह्यूमिड, व्हेन माने जब, ह्यूमिड यानी कि मॉइस्चराइज्ड, भीगे हुए, शेडोज मतलब क्या, छाया. छाया से यहाँ मतलब है आपके डार्क क्लाउड, काले घने बादल. जैसे काली घनी छाया नहीं होती है, शेडो होती है ऐसे, तो ये है ना. तो ह्यूमिड यानी मॉइस्चराइज्ड है. अब वो जो काले घने बादल हैं, ह्यूमिड हैं, नमी से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं. ह्यूमिड मतलब नमी से भरे हुए. होवर यानी मंडराते हैं. तो जब व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, ओके, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चराइज्ड, शैडोज मीन्स ब्लैक क्लाउड्स, होवर्स मीन्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर इन द स्काई, फैले हुए हैं, मंडरा रहे हैं. ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, कहाँ मंडरा रहे हैं? स्टेरी मतलब सितारों से भरे हुए, स्फीयर्स मीन्स स्काई में. ओके, एंड द melancholy darkness, और जब ऐसा होता है, when that dark clouds hovering and the melancholy darkness, और जो melancholy मीन्स होता है सैड, डार्कनेस, एक अंधेरापन जो छा जाता है. जब बहुत घनी बारिश होती है तो आपने देखा होगा काली घटा छाती है तो पूरा अंधेरा छा जाता है, तो वो डार्कनेस है. और उस डार्कनेस को पोएट कैसा बता रहे हैं? सैड. melancholy मीन्स सैड. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, क्योंकि वो सैड है. ओके, अब वो पूरा माहौल कैसा है? मेलनकली है, सैड है. जेंटली वीप्स, जेंटली बहुत ही जेंटल रूप से, विनम्र रूप से रोते हैं. इन रेनी टीयर्स, बारिश की
आंसुओं के रूप में, मतलब कि बारिश आपकी स्टार्ट हो गई। ओके, इस तरह से उन्होंने इन फर्स्ट 4 लाइन में फर्स्ट स्टैंजा के स्टार्टिंग ऑफ रेनिंग उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया कि बारिश किस तरह से शुरू हुई है। क्योंकि रेन ऑन द रूफ है ना, तो रेन स्टार्ट भी तो होती है। तो कैसे, जब काले घने बादल छा जाते हैं आसमान में, सितारों से भरे हुए आसमान में, और जो एक दुखी अंधेरा, जो काली घटा है, डार्कनेस मतलब जो काली घटा छाई हुई है, उसको दुखी बता रहे हैं। रोती है वो, रेनिंग के रूप में, बारिश के रूप में अपने टीयर्स बरसा रही है। व्हाट अ ब्लिस, इट्स ओके जब ऐसा हो रहा है। सो नाउ इन द नेक्स्ट 4 लाइन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ पोइट हियर वी विल सी। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना ब्लिस है। ब्लिस मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हैप्पी वर्ड होता है, हैप्पी का भी सुपरलेटिव। ओके, तो ब्लिस वर्ड यूज होता है। ब्लिस मतलब बहुत ज़्यादा खुश, कितनी खुशी होती है। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। जब ऐसा होता है, जब इस तरह से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो कितना अच्छा लगता है कि अपने कॉटेज चैम्बर में बैठकर, अपने घर में, कॉटेज चैम्बर यानी उनका जो रूम है, घर है, बेड पर पिलो लेकर उसको प्रेस करते हुए आराम से, एक कोजी सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पर, जो कंफर्टेबल सिचुएशन में जैसे बेड पर एंजॉय करके पिलो लेकर बैठते हैं, लेटते हैं। एंड लाई लिसनिंग, लाई मीन्स लेटे हुए हैं, लिसनिंग सुनते हैं, टू द पैटर, पैटर मीन्स बारिश की टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर यानी छत पर। ये जो कितना प्यारा साउंड हम सुनते हैं, ये कितना प्यारा ब्लिस है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भाई क्या ब्लिस है फॉर द पोएट। टू प्रेस द पिलो इन अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, दिस इज द ब्लिस फॉर पोएट। इट मीन्स पोएट यहाँ पर खुश हो रहे हैं रेनिंग से। नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टिंकल मीन्स साउंड ऑफ रेन, अगेन जो टप टप की आवाज़ आती है, एक एक जो बूंद टपकती है। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब जो टाइल्स है, जैसे कि जो घर बना होता है तो उसके जो रूफ होती है उस पर टाइल्स लगे होते हैं। ओके, टाइल्स लगे होते हैं, हिंदी में शायद उसको वर्ड होता है, एक जो कच्चे मकानों में जो बने होते हैं गांव में, ऐसा। तो जो शिंगल्स उन्हें ही कहते हैं। तो जो एक एक शिंगल पर जो बूंद पड़ती है ना टाइल्स पर, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो उसका जो साउंड है ना, जो इको है, उसकी जो ध्वनि है हार्ट, वो मेरे हार्ट को फील होती है। ओके, एक एक बूंद की जो आवाज़ होती है, जो शिंगल्स पर पड़ती है, छत पर जब टप टप की आवाज़ आएगी एक एक शिंगल्स पर, एक एक टाइल्स पर, तो उसका जो ध्वनि है, उसकी जो फीलिंग है, इन द हार्ट, इन माई हार्ट, मेरे दिल में है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और जब ऐसा होता है, जब इस तरह से आवाज़ उनको फील होती है इन हिज हार्ट, इन पोइट्स हार्ट, कई सारे 1000 ड्रीमी फैंसी, ड्रीमी फैंसी मीन्स बहुत सारी जो है कल्पनाएं, बहुत सारी फीलिंग्स उनके माइंड में आ जाती हैं। कौन सी यादें आ जाती हैं? इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ठीक है। ड्रीमी फैंसी से यहाँ मतलब वो भी है कि जो ऐसे लोग जो सपने देखते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोगों के मन में इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जो बिजी माइंड है, बिजी रहते हैं, उनके माइंड में कई सारे ड्रीम्स फैंसीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स होता है मेमोरीज, और कई हजारों यादें क्या होती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ठीक है। और वूफ मतलब होता है जो एक पैटर्न होता है, बुनाई का पैटर्न होता है, जो कपड़े जो नॉर्मली जो एक पैटर्न होता है फैब्रिक का, वो ये होता है, जो भी एक कपड़ा बनता है उसका ये पैटर्न होता है, इसी वे में वो वीव होते हैं एक्चुअली, अगर आप बारीकी से देखें उसे तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हज़ारों मेमोरी, हज़ारों यादें ताना बाना बुनने लगती हैं मन में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसा कि मैं सुनता हूँ पैटर साउंड अपनी छत के ऊपर रेन का साउंड, तब ऐसा होने लगता है कि कई सारी हज़ारों कल्पनाएं आ जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग मतलब जो बिजी रहते हैं, माइंड में 1000 बातें चलती हैं, लेकिन जब ऐसा होता है, बारिश होती है, तो प्यारी प्यारी फीलिंग्स हमारे मन में आ जाती हैं, हज़ारों यादें आ जाती हैं, ठीक है। अब 1000 रिकलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, दैट 1000 मेमोरीज हमारे माइंड में अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। कब? एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ पैटर साउंड ऑफ रेन इन द रूफ, okay, on the roof. Now in the next and last stanza, student, poet is recollecting the memory of his mother, जैसे कि कई मेमोरीज आती है ना, 1000 मेमोरी, तो पोइट को किसकी मेमोरी आई है, किसकी याद आई है? वो है उनकी प्यारी सी मदर। सो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, अब मेरे मन में, मेरे माइंड में मेरे मदर की यादें आ जाती हैं, जैसा कि शी यूज्ड
वो करती थी, यूज्ड मतलब कोई आदत आदत के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो ईयर्स अगोन, कई एगोन मतलब कई सालों पहले, कई सालों पहले मदर इनकी क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है, इर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, क्योंकि मदर की थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, उनकी मदर उनके साथ रहा करती थी। और रिगार्ड मतलब जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी पोइट और उनके सिबलिंग्स और जो उनके भाई बहन थे उन सब के लिए इर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ठीक है। इर मतलब बिफोर उनकी माइंड उनकी मदर जो है उनको टिल द डॉन, डॉन मीन्स सूरज उगने का टाइम, तो उनको उनके साथ रहती थी, उनको अच्छे से लव करती थी, उनको उनके सिबलिंग्स को, कब, जब तक कि डॉन ना आ जाए, सूरज न निकल जाए। आप इसके दो मीनिंग समझ सकते हैं। पहले तो ये कि उनकी मदर जो है अपने बच्चों को काफ़ी लेट सोने देती थी, इंजॉय करो, ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा मीनिंग ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में जब पोएट को इनकी याद आ रही है, मेमोरी माइंड में आ गई है, तो बता रहे हैं कि मदर जो थी कई साल पहले, अभी इट मीन्स उनकी मदर इसमें इस पोएम में प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। ईयर्स अगोन कई साल पहले उनकी मदर बताते हैं कि डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए आती थी और उनकी जो मेमोरी आ रही है और उनकी मेमोरी उनको छोड़ के उनकी यादें जैसे कि सोते समय आती हैं, तो डॉन यानी सूरज निकलने से पहले शी लेफ्ट देम, वो उनको छोड़ भी जाती हैं, ठीक है। छोड़ मतलब उनकी याद उनको चली जाती है। समझ में आ रहा है अच्छे से कि उनकी मदर की मेमोरी आई और सुबह होने से पहले उनको छोड़ के चली गई, मतलब उनकी याद उनको रात में आती है मदर की। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील कर पाता हूँ हर फॉन्ड मीन्स उनका लव, लुक ऑन मी जब वो मुझे देखती हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं सुनता हूँ, लिस्ट का अगेन मतलब यहाँ लेसन है, ठीक है, ये लेसन है, सामान वाली लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन मतलब अगेन जो पैटर्न साउंड बार बार रिपीट होता है, कोई भी साउंड, उसको रिफ्रेन कहते हैं, रिपीटेड साउंड ऑफ रेन, यहाँ रिफ्रेन का ये मतलब है। तो ओ आई फील, जब वो ये साउंड सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है मेरी मदर मुझे लव कर रही है, ठीक है, मुझे उनका लव फील होता है कि वो मुझे प्यार से देख रही हैं। ओ आई फील हर, मैं उनको फील कर पाता हूँ। फॉन्ड लुक ऑन मी, कि उनका लव, वो मुझे देखती हैं। जब एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं ये सुनता हूँ इस रिफ्रेन को, इस रिपीटिंग साउंड को, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल, जो इस शिंगल्स पर प्ले हो रहा है, इन टाइल्स पर, जो टाइल्स लगे हुए छत पर, उनके ऊपर जो आवाज़ आ रही है ऐसे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, कैसे, जब ये पैटरिंग साउंड होता है रेन का। तो स्टूडेंट्स देखिए ये बहुत इजी सी पोएम है। हमको बच्चों को लगता है कि कुछ ऐसा होगा, कहानी मिलेगी, नहीं, कुछ ऐसे नॉर्मल से नेचुरल टॉपिक्स पर भी सिंपल सी पोएम लिख दी जाती हैं। मीनिंग्स उसमें फिर भी काफ़ी गहरे होते हैं। इस पोएम में आप गहरा मीनिंग ये समझ सकते हैं कि नेचर को किस तरह अच्छे से डिस्क्राइब किया है पोएट ने एक सिंपली रूप में। ऐसा भी नहीं कि इस रेन को उन्होंने अच्छे से कहीं माउंटेन्स में दिखाया है, बड़े से लेवल पे कहीं बता रहे हैं, नो, सिंपल अपने कॉटेज चैम्बर में है, घर में है, और घर की छत पर जब वो साउंड गिरता है, टप टप की आवाज़ आती है, तो उसको उन्होंने कितने ब्यूटीफुली यहाँ डिस्क्राइब किया है। रेन के माध्यम से उन्होंने नेचर का हीलिंग पावर बताया है कि जब वो हील कैसे कर देता है। हील मतलब कहीं तकलीफ़ है तो उसको अच्छा कर देना, ठीक कर देना। उनको अपनी मदर की याद आती है, लेकिन उन्होंने इस रेन में ही अपनी मदर के लव को खोजा और उसको फील किया। ओके, तो ये इसका सिंबॉलिक मीनिंग हो जाएगा, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा। ओके, तो अगेन ये एक पोएम कैसी है, इसका जो लिटरेरी फॉर्म क्या है इस पोएम का, ये एक लिरिकल पोएम है। ओके, पोएम के भी लिटरेरी फॉर्म होते हैं कि वो पोएम क्या है, सोनेट है, ओड है, ओके, लिरिक है, या फिर इपिक है, हमने पोइट्री के फॉर्म पढ़े हैं ना। तो ये एक लिरिकल पोएम है, एक छोटा सा गीत है बाय कोर्ट्सकीनी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम। फिगर ऑफ स्पीच या उनको पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। अगर प्रोज में हम देखते हैं तो लिटरेरी डिवाइस हो जाती हैं। चलिए तो फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन मीन्स व्हेन इन अ लाइन टू और मोर वर्ड स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि ह्यूमिड एंड हावर, दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। ओके, लाइन नंबर 2 में देखेंगे स्टेरी स्फीयर्स, ये भी आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। एंड देन प्रेस पिलो, एलिट्रेशन। कॉटेज चैम्बर, सी से स्टार्ट हो रहा है। लाई लिसनिंग, अगेन एल साउंड हियर, तो ये सब आपके क्या है, एलिट्रेशन है। एंड आप सेकेंड स्टैंजा में भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बिजी बीइंग,
ये देखिए, बिजी बीइंग एंड देयर थ्रेड एंड डार्लिंग ड्रीमर्स। ओके, ये भी आपका हो जाएगा एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स। ये देखिए, डार्लिंग ड्रीमर्स। और भी कई होते हैं, दैम, टिल, ऐसे। ओके, ये सब आपको मिल जाएंगे और ये सब आपके क्या होते हैं, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। मेमोरी, मदर, कई होते हैं। बच्चों को खुद से स्टूडेंट्स को कैच करना आना चाहिए। हमने आपको एक बार समझा दिया, आपको इसको कई सारे और हर पोयम में कैच करना, फिर हम सीख जाते हैं इस तरह से। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट आपका हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। देखिए क्या होता है ये फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया में कोई भी जो साउंड होता है ना, वो उसको इसमें रखा जाता है। कोई भी साउंड है, जैसे पैटर साउंड, तो फिर टिप टैप साउंड, बज़ साउंड, कोई भी साउंड होता है वो ओनोमेटोपोइया में आता है। तो आपको इसमें मिल जाएंगे ओनोमेटोपोइया का एग्जांपल। फर्स्ट इज आपका पैटर। ओके, पैटर साउंड। फर्स्ट स्टेंजा में पैटर ये जो यूज़ हुआ है, यानी कि टप टप का साउंड। अगेन टिंकल, ये भी कुछ साउंड ही है जो टिंकल टक बजता है, जो शिंगल्स पर जो आवाज़ होती है वो टिंकल साउंड का यूज़ किया है। तो ये टिंकल एंड पैटर, ये दोनों ही जहाँ भी आपको मिलेंगे, ये सब आपके ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पर्सोनिफिकेशन आपका द रोड नॉट टेकन में भी मैंने ये सारे समझाए थे स्टूडेंट्स, तो वो सेम ही है। ये ऐसा कुछ नहीं है एक पोएम के लिए नए बनते हैं, नहीं। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन वर्ड छुपा है, यानी पर्सन की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग आइडियाज़ को दे दी जाती है। ओके, अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में कैसे बताते हैं, जो डार्कनेस है, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, डार्कनेस, मेलनकली डार्कनेस। अब मेलनकली मीन्स होता है सैड होना, उदास होना। उदास तो इंसान होते हैं, यहाँ डार्कनेस को कह रहे हैं, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके, समझ बहुत इजी है, इसी तरह से समझ लेना होता है। एंड देखिए ये लिखा है ना, एंड वीव देयर एयर थ्रेड, बुनते हैं अपने ताने बाने। अब यादें जो हैं, रिकलेक्शंस, जो मेमोरीज आती हैं, वो अपने माइंड में वीव करती हैं, बुनाई करती हैं, मेमोरीज़ का ताना बाना बुनती हैं। तो वीविंग का काम इंसानों का है। अगेन ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। एक और एक अलग सा फिगर ऑफ स्पीच है जो आपने पहले नहीं सुना है, वो हम यहाँ देखेंगे, ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपीथेट। इसको बहुत अच्छे से समझना, और इजी है पर ये कुछ डिफरेंट है, यूनिक है। ओके, ट्रांसफर्ड एपीथेट, इसमें क्या होता है, किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। तो एक नाउन है, उसके साथ एक एडजेक्टिव है, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो वो ऐसी है, लेकिन उसका तीसरा मीनिंग निकलता है, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसफर्ड एपीथेट। एपीथेट मतलब तो एडजेक्टिव होता है, भाई विशेषता बता दी किसी नाउन की, लेकिन उसका मीनिंग ट्रांसफर्ड हो जाता है, थर्ड मीनिंग जाता है उसका। तो देख लेंगे हम लोग इसमें, जैसे कि ये इसमें ही आपका मेलनकली डार्कनेस। डार्कनेस आपका यहाँ नाउन है। ओके, और कैसी है, तो मेलनकली है, उदास है, यानी ये आपका एडजेक्टिव है, मेलनकली एडजेक्टिव है। ओके, लेकिन इसमें थर्ड मीनिंग आपका क्या जाएगा, मेलनकली डार्कनेस का सैड पीपल, कि उदास लोग हैं। ठीक है, उदास लोगों का मतलब है यहाँ इससे, कि जो डार्कनेस है, एकदम जो लोग, काली घटा छा जाती है, तो जब इंसान पे तकलीफ़ों का बादल छाते हैं तो वो भी तो एकदम दुखी हो जाता है और फिर रोते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो मेलनकली डार्कनेस का मतलब यहाँ सैड पीपल्स है, ट्रांसफर्ड एपीथेट के तहत। इसके अलावा यहाँ देखिए ड्रीमी फैंसीज। फैंसीज यानी आपका नाउन है ये। ओके, प्लूरल नाउन है, बहुवचन है फैंसी का, तो नाउन हो गया। और कैसा है ये फैंसीज, ड्रीमी है, ठीक है, सपने देख रहे हैं। लेकिन इसका थर्ड मीनिंग आपका ये हो जाएगा बच्चों, पीपल हु हैव ड्रीम्स, जो लोग सपने देखते हैं। ओके, थर्ड, तो ये आपका थर्ड मीनिंग हो जाएगा। अगेन इमेजरी आपको पूरी पोएम में मिल जाएगी, स्पेशली फर्स्ट स्टेंजा में, व्हेन ह्यूमिड हावर, ह्यूमिड शेडोज होवर, काली घटा छा गई, तो पूरा इमेजेस हमारे माइंड में आ जाता है, रेनिंग का, घने बादलों का, काली घटा का, तो आपका इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। एंड इसमें देखिए एसोनेंस भी आपको मिल जाएगा। एसोनेंस में क्या होता है बताइए, वोबल साउंड रिपीट होता है, वोबल साउंड रिपीट होता है एक लाइन में, जैसे कि ओ, फिर
FOND में फॉन्ड में ओ मिल गया, लुक में ओ मिल गया, ऑन में ओ मिल गया, यानी कि एक ही लाइन में कहीं भी, ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग में ही हो, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ओ आ रहा है वो तो एलिट्रेशन होता है, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, कोई मैटर नहीं, बट आना चाहिए एक वर्ड, एक लेटर, उसका साउंड बार बार आता है, उसको हम कहते हैं एसोनेंस। ओके, जैसे कि आप देखिए फील फॉन्ट में आपका एलिट्रेशन है। ओके, एंड इसमें देखिए लेफ्ट दैम टिल, टी साउंड आ गया ना यहाँ पे, लेफ्ट में टी बाद में आ रहा है भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं, दैम में टी आ गया, टिल में टी आ गया, द अगेन टी, तो ये आपका कॉन्सोनेंस होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं। ओके, इस तरह से आप इन फिगर ऑफ स्पीच को समझते चलेंगे पोएम टू पोएम तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही कहीं से थ्योरी उठा के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने लगेंगे तो इतनी जल्दी कम समझ में आएगा, लेकिन हाँ हम लोग अगर पोएम के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलिए इसकी राइमिंग स्कीम और हम लोग कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको मीनिंग और फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट वर्ड में होवर, स्फेयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर एंड ओवरहेड। होवर के लिए ए हो जाएगा, स्फेयर, होवर स्फेयर सेम है, इसके लिए भी ए हो जाएगा, डार्कनेस को हम लोग बी दे देंगे, टीयर्स को भी ए मिलेगा, होवर स्फेयर टीयर सेम साउंड है। अच्छा पिलो अलग है, पिलो को सी मिल जाएगा, एंड बेड को आपके डी मिल जाएगा। ओके, देन पैटर ए में आ जाएगा आपका, एंड ओवरहेड आपका डी के जैसा है, बेड एंड ओवरहेड, तो इसको डी मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, ए बी ए सी डी ए डी। ओके, दिस इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। और इसको आप इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका शिंगल्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट, रिकलेक्शंस, इनटू वूप्स, पैटर एंड रूफ्स। इस तरह से आप इसका राइमिंग स्कीम कैच करें और कमेंट्स में बताएं स्टूडेंट्स। और ये आपका राइमिंग स्कीम हो गया। अगेन रेन ऑन द रूफ पोयम है बाय कोर्स किनी। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।